आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। जैसा कि आप जानते हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड बोर्ड द्वारा क्लास 10 और 12 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका रूटीन दे दिया है और एग्ज़ाम आपका 14 मार्च से होने वाला है। साथ ही साथ मॉडल पेपर यानी किस तरह का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी उन्होंने एक मॉडल सेट जारी कर दिया है। तो हम लोग उसी मॉडल सेट को देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितने पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग साइंस का देखेंगे कि सब्जेक्टिव कितना पूछा जा रहा है और ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे एक डिस्क्रिप्शन के साथ कि कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव कितना है, मतलब ऑब्जेक्टिव कितना है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस इमेज में कि यहाँ पर 40 नंबर का पूछ रहा है, 40 पूर्णांक का, और ये टाइम दिया है 1 घंटा 30 मिनट, यानी आपको 1.5 घंटा में 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि इसमें भी 40 नंबर का ही पूछा जा रहा है, 40 पूर्णांक का है, और इसमें भी टाइम सेम ही है, 1.5 घंटा का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो क्वेश्चन इसमें दिया है कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा। ठीक है, जिसमें से 1 से 7 तक जो प्रश्न रहेंगे वो लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें किन्हीं आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, 7 में से आपको 5 देना है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक अंक 2 नंबर का होगा, यानी 5 जो स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन होगा वो 7 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, आपको 5 देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अगला रहेगा प्रश्न 8 से लेकर 14 तक, ये लघु उत्तरीय भी रहेगा और इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसमें भी मतलब 8 और 6 तो इसमें भी 7 प्रश्न रहेंगे और इसमें आपको केवल 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें 6 प्रश्न रहेंगे, 6 में आपको 5 देना है और ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का निर्धारित है, यानी टोटल इसमें 15, 16, 17, 18, 19 यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 में से आपको 3 का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। ये हमारा हो गया जो डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी जो आपको लिखना है इसमें, सब्जेक्टिव टाइप जिसको बोलते हैं, वो इतने प्रश्न रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे क्वेश्चन आपका, उसमें कुल दिया है इसमें 40 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और दिया प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर इसमें नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन 1 से सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग शेविंग करते हैं तो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि अगर दाढ़ी बना रहे हैं तो उस समय हमको जो चेहरा है वो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, और सीधा भी देखना चाहिए। तो ये समतल दर्पण में हम लोग देखेंगे तो क्या सेम साइज का बनता है, तो समतल दर्पण मेरा नहीं होगा। ठीक है, आगे देता हूँ ऑप्शन में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है, ये थोड़ा उतने बड़े प्रतिबिंब नहीं बनता है लेकिन बनता है। ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट होगा अवतल दर्पण। अगर जब हम लोग अवतल दर्पण में एक ऐसा स्थिति होता है जहाँ वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो आर होता है, आर होता है कितना होता है, जो फोकस दूरी का दोगुना होता है, सॉरी फोकस दूरी का दोगुना होता है, यानी आर इक्वल टू 2f होगा। ठीक है, तो f बराबर क्या होना चाहिए, r/2। तो जो आंसर होगा वही लिख देंगे। देखिए बी नंबर है उस तरह। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया।
अगर यहीं पर देता ऑप्शन कि R बराबर 2F, तो ए भी मेरा सही आंसर होता, ठीक है। तो यहाँ पर दिया इस तरह नहीं, तो बी नंबर हम लोग मारेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश के अपवर्तन, 3 नंबर आप लोग देखिए। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित होती है। हम लोग जानते हैं जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उससे प्रकाश की चाल चेंज हो जाता है, यानी वेग जो होता है चेंज हो जाता है। जैसे हवा में कितना चाल होता है, 3.8 इंटू 10 न 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और निर्वात में ये हो गया आपका। साथ ही साथ आपका अगर बोला जाए कि कांच में कितना होता है तो अलग होता है, ठीक है। सब में अलग अलग होता है, इससे यानी कि हम जानेंगे इसमें वेग चेंज हो जाता है। वेग मेरा आंसर नहीं होगा। अगला देखेंगे, जब वेग चेंज होता है तो एक सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे कि स्पीड बराबर नीटा बराबर जो होता है क्या होता है, आवृत्ति गुना, यानी आवृत्ति हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, नीटा बराबर एफ इंटू लेमड़ा। नीटा मतलब स्पीड हो गया, ठीक है ना। तो स्पीड अगर चेंज, जान रहे कि माध्यम चेंज होने पर स्पीड चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो उसका जो किरण का जो रेंज है, कलर है, वो चेंज हो जाता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज चेंज होगा जो तरंग दैर्घ्य है और वेग। तो हमका इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है 4 नंबर, कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि उत्तल लेंस में जो होता है फोकस दूरी प्लस होता है, एफ जो होता है वो प्लस होता है, ठीक है। एफ ऑलवेज प्लस में होता है फोकस दूरी। और जो पावर होता है, क्षमता जिसको बोलते हैं, पी इक्वल टू होता है 1/f। और एफ पॉजिटिव में होता है फोकस, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में यही रहता है। उत्तल लेंस में तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया कि 1 मीटर फोकस दूरी है, तो उसमें तो उस वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/, और जानते हैं कि फोकस दूरी हमेशा हम लोग मीटर में लेंगे तो 1, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डायप्टर। तो जो प्लस वाला डायप्टर होगा बी नंबर वही होगा। अगर यहाँ पर अवतल लेंस होता तो हम लोग -1 डायप्टर लिखते, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, ठीक है ना, इजी भी क्वेश्चन है। 5 नंबर देखते हैं कि 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है। अभी हम लोगों ने देख चुका कि क्या होता है कि P बराबर होता है 1/f, ठीक है। और यहाँ पर अवतल लेंस दिया है तो फोकस दूरी माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली निकालना है, ठीक है। तो P बराबर क्या हो गया, P दिया है मेरा 4 डायप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f। तो f इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर 1/4, और 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको मीटर में है तो यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो, 1 = 100 हो सकता है, 100/4, यानी 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। तो बी नंबर देखिए 25 सेंटीमीटर सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन जाएंगे हम लोग, देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्या है पढ़ेंगे इसको। वाहन के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि वाहन के जो अग्रदीप होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का काम होता है कि जब उसमें प्रकाश को टकराता है तो हम लोग जानते हैं जब प्रकाश फोकस से होकर गुजरता है तो जो किरण उसमें परिवर्तित होता है वो समांतर पुंज में आगे की ओर बढ़ जाता है, यानी जो लाइट है सीधी रेखा में गमन करने लगती है। तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि जो हम लोग लाइट दें वो गाड़ी का जो लाइट है हमारा बहुत आगे तक जाए। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 7 नंबर देखेंगे आप लोग कि मानव नेत्र में
जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो रेटिना का एक दूसरा नाम भी कहा जाता है दृष्टिपटल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए, दृष्टिपटल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? दूर मतलब कहाँ तक देख सकता है? तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, ठीक है। अगर यहीं पर निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 9 नंबर। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग आँख में कोई प्रकाश अधिक मात्रा या कम मात्रा में पड़ता है तो हमारा जो पुतली होता है वो कभी आँख को ढक देता है, कभी खोल देता है। अगर कम प्रकाश रहे तो पुतली क्या करता है, आँख को पूरा खोल देता है, और अधिक प्रकाश आ रहा तो आँख को ढक देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नियंत्रण करता है पुतली करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्र की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? जो मानव नेत्र में रेटिना में प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति इसका आंसर होगा उल्टा और वास्तविक बनता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलो, 11 नंबर आप लोग पढ़िए। 1 किलो वाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? तो जब तक किलो वाट और घंटा दोनों ऐड रहेगा, वाट गुना घंटा, यानी वाट लिखते हैं, वाट जो है और गुना घंटा, तो ये किसका हो जाएगा? ये किसका मात्रा हो जाएगा? ऊर्जा का, कि इतना ऊर्जा आप खपत कर रहे हैं। जो हम लोग घर में बिजली मीटर होता है तो वाट घंटा मेजर करता है, ये एनर्जी मीटर जिसको बोलता है। खाली वाट रहता तो इसका शक्ति का मात्रक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। उससे पहले मिटा लेते हैं थोड़ा सा। 12 नंबर हम लोग देखेंगे क्या दिया इसमें, कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, सॉरी कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो कूलम हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, लेकिन विद्युत धारा का पूछता तो एम्पियर हो जाता, विभवांतर का पूछता तो वोल्ट हो जाता, और प्रतिरोध का पूछता तो, अगर पूछेगा फ्यूचर में तो आप लोग ध्यान ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का अगर पूछेगा तो ओम मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या पूछा है, लोग लिख इसको ये करते हैं। 13 नंबर में पढ़ते हैं हम लोग। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या किसको किस में परिवर्तित करता है, किस एनर्जी को, ठीक है। तो विद्युत मोटर जानते हैं कि हम लोग उसमें करंट देते हैं तो क्या करता है, पानी को या कोई चीज़ को भी ऊपर फेंकता है या कोई भी सामान को रोटेट करता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, उसमें विद्युत एनर्जी देते हैं और वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर जहाँ भी होगा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी नंबर आप लोग ऑप्शन देखिए, वो ये होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है? तो जल का विद्युत अपघटन कौन सा अभिक्रिया है? तो हम लोग जानते हैं जल को जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो होता है कि H2O, H2O जो होता है, H2O जल, वो H2 प्लस O2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में H2 प्लस O2 में डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया है। अगला हम लोग देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्या है, कि CuO, पढ़िए 15 नंबर। CuO प्लस H2 CuH2O दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसी को, उपचयन अभिक्रिया उसी को हम लोग बोलते हैं, या उपचयन या ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें मिलता है। तो इसमें किस में ऑक्सीजन मिल रहा है? देखिए फर्स्ट में तो हाइड्रोजन जो था अकेला था, लेकिन बाद में क्या था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा था। यहाँ पर H2 का क्या बोलेंगे, अपचयन हो रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ इसको मिल रहा है, ठीक है ना। और किसका उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है यहाँ पर? तो इसका सही आंसर हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दिया है विक्रिया
ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। इसमें दिया कि एक अभिक्रिया दिया, यहाँ पर प्रकनली बनाया है। इसमें दिया कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे का कील दिया है। और क्वेश्चन ने पूछा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, CuSO4, ठीक है। और प्लस लोहे की कील यानी Fe डायरेक्ट लिख देते हैं, फेरस जो होगा। जब इस तरह अभिक्रिया होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, Fe प्लस SO4 हो जाता है और प्लस कॉपर आ जाता है। तो इस तरह में देखिएगा इसमें क्या होता है, कॉपर को यहाँ पर अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, और उसके जगह पर क्या हो जाता है, फेरस उसमें ऐड हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, यानी जो नेचुरल सूचक मतलब जो इंडिकेटर है अम्ल और क्षार का, वो कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि मिथाइल ऑरेंज को जो है बनाया जाता है, तो ये नहीं होगा। फिनलफ्लेथिन को भी बनाया जाता है आदमी द्वारा, तो कृत्रिम हो गया। लेकिन लिटमस पत्र जो होता है प्राकृतिक द्वारा पाया जाता है, ठीक है, जो लाइकन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी सही आंसर होगा, सॉरी डी बनती है, सी इसका सही आंसर। जो लिटमस पत्र है वो प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला हम लोग देखेंगे 18 नंबर, 18 नंबर पढ़िएगा। निम्न में किसी विलयन का नंबर pH 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 7 से जो नीचे रहता है उसको अम्ल बोलते हैं, और 7 से ऊपर जो रहता है उसको क्षार, और 7 उदासीन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षार सही आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र क्या सूचित करता है। जब भी आप लोग देखिएगा इस तरह रेक्टेंगुलर आकार का अगर कोई चित्र है और लाल कलर का है यानी त्रिभुज आकार का, तो खतरा का साइन रहता है, ठीक है, ऑलवेज ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसको मना करें कि खतरा है वहाँ पर, तो खतरा वाला ऑप्शन को हम लोग मारेंगे। क्या दिया, ए नंबर ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर। यह हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हाथ साफ रखने का खतरा नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि कुछ आपको एडवाइस दे रहा था, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नंबर नहीं होगा। बी नंबर हम लोग देखते हैं, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी नहीं हो, क्योंकि उसमें भी खतरा को इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, बिल्कुल गलत, इसमें भी नहीं बोला कि अम्ल से हाथ धोना चाहिए, ठीक है। अगला देखें, डी नंबर देते हैं, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी चिन्ह। हाँ, ये आपको एक खतरा का साइन बता रहा है। साथ ही आप फोटो में देख सकते हैं कि अगर अम्ल गिर रहा है इस जगह पर तो उसको डैमेज कर दे रहा है, हाथ में गिर रहा है तो ये डैमेज कर दे रहा है, इसलिए ये खतरा का साइन है, ठीक है। यानी इसमें खतरा वाली जो ऑप्शन होगा वैसे मारा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है कि चेतावनी दे रहा है वही इसका सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं 20 नंबर, एकदम इजी क्वेश्चन है। 20 नंबर पढ़िए आप लोग, कि इमली में कौन सा अम्ल पाया होता है। तो हम लोग जानते हैं इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। ये मॉडल में पूछा है, मॉडल में, ठीक है ना। आपको अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो अगर आपको दे सकता है, जैसे सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक हम लोग जानते हैं कि जो दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल हम लोग जानते हैं जो संतरा हो गया इस समय सिट्रिक अम्ल पाया जाता था। आप लोग जितने सारे अम्ल हैं उसके बारे में थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यहाँ पर अधातु पूछा है, यहाँ पर अगर धातु पूछता तो हम लोग पारा मारते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा इसलिए ब्रोमीन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, यानी जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका प्रयोग जो है अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग है ये परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी परमाणु संख्या के आधार पर उसको ऑर्डर किया गया। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु 1, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी 1 2 3 परमाणु संख्या है, उसी आधार पर इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है,
तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ऊपर में पोटेशियम है तो पोटेशियम ए। आप लोग थोड़ा और इसका देख लीजिएगा, आपका बुक में है कि किस तरह अभिक्रियाशील श्रेणी है, 5-6 दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अलग भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला है 25 नंबर, देखिए निम्न भूमि की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है तत्व उसको क्या कहते हैं, ठीक है। हम लोग उसको अयस्क नहीं बोल सकते, अयस्क उसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग लाभकारी के लिए प्रयोग होता है, यानी कहीं खनिज से निकालना वो उससे लाभ ही लाभ होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं अयस्क। लेकिन अगर भूमि से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसको हम लोग खनिज ही बोल सकते थे। ऑप्शन नंबर बी हो, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि वो हमेशा अच्छा चीज़ ही निकले, ठीक है ना। ये सब सभी का पूछ रहा है तो आप लोग खनिज ही मारिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनॉल कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। हम लोग जानते हैं नॉल जहाँ आया, जैसे एथोनॉल, एल्कोहल, मतलब एथोनॉल, प्रोपेनॉल ये सब आया तो ये अल्कोहल श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, यानी क्या नहीं होता प्रकाश संश्लेषण में। तो जल का टूटना, जल तो टूटता जब हम लोग ज़मीन से जल लेते हैं तो टूट के ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑक्सीजन मुक्त होना, हाँ जब अभी उसमें अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो ये भी नहीं होगा कि हम ऑक्सीजन, पेड़ पौधे जानते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो हमें ऑक्सीजन देता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला क्या दिया, सी नंबर हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मुक्त नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और जल को लेता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा, ये फॉलो नहीं करता प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, हाँ उपयोग तो होता है लेकिन इसमें पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो क्या नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन इस सब 28 नंबर पढ़िएगा आप लोग। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है। हम लोग जानते हैं जब जाइलम जमीन से खनिज या जल को लेकर जब पत्तियों तक जाता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, उसके बाद फ्लोएम ग्रंथि, फ्लोएम जो होता है क्या करता है, वो भोजन को शरीर पेड़ के चारों भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो क्या होगा, किस दिशा में होता है, तो केवल ऊपर की ओर दिया है, केवल नीचे की ओर दिया, ऑप्शन में देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं, तो ऊपर और नीचे दोनों के लिए चारों तरफ जाता है, ठीक है ना, कहीं भी वो दे सकता है, ठीक है ना। 29 नंबर देखेंगे क्वेश्चन पढ़ना, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30 नंबर देखिए, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी, फल को पकाने के लिए एसिटिलीन हार्मोन जो होता है वही उत्तरदायी होता है, ठीक है ना, एथिलीन या एसिटिलीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है, जानते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं के शरीर में उत्पन्न होता है, स्रावित होता है, और ये महिलाओं के शरीर में नहीं अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन देता तो पुरुषों के शरीर से होता है, लेकिन यहाँ दिया एस्ट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, अंडाशय से उत्पन्न होता है, महिलाओं के जो अंडाशय अंडाणु होते हैं वहीं से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है ना, उससे क्या होता है, निषेचित हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपको देखिए फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं हम लोग, नीचे दिए गए कौन सा जनन हो रहा है, यानी कौन सा जनन हो रहा है, ठीक है ना। ये हाइड्रा का एक फोटो है, ठीक है ना। हाइड्रा में क्या होता है कि ये अलग अलग भाग में, कई भागों में विभक्त हो जाता है और वो अलग अलग अपना मतलब क्या बोलते हैं, बना लेता है अपना, तो इसको हम लोग मुकुलन बोलते हैं या फिर पुनरुद्ध भवन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाइड्रा पूछे तो इसमें मुकुलन या पुनरुद्ध भवन लिखा रहेगा तो वही मारना है हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर पढ़िए, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं या फिर आदमी का हाथ हो गया, इस तरह का चीज़ हो गया तो समजात अंग होते हैं। समजात अंग मतलब
ए नंबर ऑप्शन होगा कि देखने में एक जैसा होता है लेकिन कार्य प्रणाली इसका डिफरेंट होता है। 35 नंबर देखिए, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? तो ग्रेगर जॉन मेडल था जो, उसने अपना एक प्रयोग किया गया था आनुवांशिक वाला, तो उसमें मटर का जो पौधा है उसी का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद है, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उत्पाद है, ठीक है ना, वो किसी चीज़ को खाता नहीं है। तो घास क्या होगा? उत्पाद है। क्यों घास? क्यों? तो घास जमीन से पैदा होता है, उत्पाद है, लेकिन कौन खा जाता है इसको? मेढक। मेढक क्या होगा? उपभोक्ता। सांप भी क्या है? सांप क्या होता है? मेढक होती है, ये भी उपभोक्ता होगा, ठीक है ना, उपभोग करने वाला, खाने वाला। तो ये उत्पाद कौन सा हो जाएगा? घास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 37 नंबर, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोग एक बार इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाने वाला होता है, ठीक है ना, उसको कौन सा स्तर में बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कौन सा स्तर बोलेंगे? प्रथम पोषीय स्तर। क्यों बोलेंगे? कि पहला जो चीज़ है वो खाता है, यानी साग को खाकर पहला वो भोग कर रहा है, ठीक है ना, पहला पोषण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। यहाँ पर द्वितीय हो जाता है जब वो शाकाहारी को कोई नॉन वेजिटेरियन वाला खाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर देखिएगा, ओजन परत का अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, यानी ओजन परत जो हमारा है वो टूट कैसे रहे हैं, मतलब ख़राब कैसे रहे, होल कैसे हो जा रहा है, जिसको हम लोग ब्लैक होल भी कहा जा रहा है आजकल, क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जो वायुमंडल का है हीट, यानी गर्मी जो बढ़ा रहा है। और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? ये अम्लीय वर्षा का कारण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण हमारा ओजोन परत क्षय हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, यानी जैविक चीज़, यानी जैसे जो हमारे ज़मीन से मिलते हैं या हमारे भूमंडल में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, ठीक है, उसको हम लोग जैविक चीज़ बोलते हैं, ठीक है। या फिर जिसमें कोई जान उन होता है, ठीक है ना, जान था उसमें, अब उसमें जान नहीं, उस चीज़ से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक चीज़। तो देखिए लकड़ी में क्या होता है? पेड़ है, इसमें जान रहता है, जैविक चीज़। तो ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा, ये है जैविक में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। बी गोबर गैस, गोबर गैस हम लोग जानते हैं कि जानवर के जो मल होते हैं उससे बनता है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है? किसी तत्व का जो है अभिक्रिया कराकर उसको नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ये अजैव है, जैव नहीं है, ठीक है। इसमें किसी चीज़ का जिसमें जान होता है उस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जा रहा। कोयला देखिए, कोयला भी होता है जैविक चीज़, क्योंकि ये पेड़ से बना होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जैविक ऊर्जा में नहीं आता, ये क्या होता है? अजैविक ऊर्जा में आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो पवन ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की चाल का न्यूनतम कितनी होना चाहिए, यानी पवन चक्की अगर कहीं पर लगा है तो वहाँ पर बहने वाली हवा की स्पीड कितना होना चाहिए? उससे कम होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड न्यूनतम होना चाहिए। इससे अगर कम है तो वहाँ पर पवन चक्की नहीं चल सकता है। तो हम लोग इस तरह 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग को और दूसरे सब्जेक्ट का भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे इंग्लिश का भी हम लोग अभी डाल चुके हैं, अगला सब्जेक्ट हम लोग सोशल साइंस का डालते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं ये जैक बोर्ड द्वारा बनाया गया है, यानी कन्फर्म है कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है ना। बस जिस चैप्टर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बायोलॉजी से इतना पूछा गया तो बायोलॉजी से उतना ही पूछेगा। तो आप लोग इस मॉडल को देखकर और अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।